नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बहुत लंबे समय से यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के स्ट्रक्चर में एक रिफॉर्म प्रस्तावित है। दुनिया के कई सारे देश हैं जो कि लगातार इसकी बात करते रहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस में अब रिफॉर्म्स करने चाहिए, क्योंकि आज का जो यूनाइटेड नेशंस का स्ट्रक्चर है वो 1945 की जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक रियलिटी को रिफ्लेक्ट करता है, आज 2024 की नहीं। और वो देश जो यूनाइटेड नेशंस के स्ट्रक्चर में परमानेंट कुछ चेंज करना चाहते हैं, कुछ नए चेंजेस करना चाहते हैं, रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, उनमें सबसे मुखर होकर के अगर कोई देश बोलता है तो वो भारत है। कि भारत जैसे कुछ और भी देश हैं जिनको हम लोग मिलाकर के बोलते हैं ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज, यानी कि G4 कंट्रीज। उसमें आपको इंडिया, ब्राजील, जर्मनी और जापान नजर आएगा। इनको मिलाकर के बोलते हैं G4 कंट्रीज। ये वो देश हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस के स्ट्रक्चर में बड़े चेंजेस करना चाहते हैं, रिफॉर्म्स के पक्षधर हैं। तो अभी इन्हीं G4 कंट्रीज की तरफ से भारत ने यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म करने के बाद में क्या नया स्ट्रक्चर होना चाहिए, उस पर अपना एक प्रपोजल रखा है, अपना एक प्रस्ताव रखा है। भारत लंबे समय से ये कहता आया है कि यूनाइटेड नेशंस के स्ट्रक्चर में चेंजेस होने चाहिए, मॉडिफिकेशंस होने चाहिए, और आज की जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक रियलिटी के हिसाब से अब यूनाइटेड नेशंस को रीफ्रेम करना चाहिए। अदरवाइज ये धीरे धीरे करके यूनाइटेड नेशंस ऑब्लिवियन में चला जाएगा, इररिलेवेंट हो जाएगा, और इसको कोई नई G20 जैसी संस्था रिप्लेस कर देगी। तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए भारत अब सिर्फ ये बात नहीं कर रहा कि रिफॉर्म्स होने चाहिए, रिफॉर्म क्या होने चाहिए, नया स्ट्रक्चर क्या होगा, अब उस पर भारत एक प्रामाणिक सॉल्यूशन भी सामने लेकर के आ रहा है। देखिए, यूनाइटेड नेशंस के अगर करंट स्ट्रक्चर की बात करें तो वो कुछ ऐसा नजर आएगा आपको। दुनिया के जितने भी कंट्रीज आज यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स हैं वो सभी मिलाकर के एक बॉडी बनाते हैं जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस की कुछ स्पेशलाइज्ड बॉडीज भी हैं जो कि अलग अलग विषयों पर स्पेशलाइज्ड सुझाव देने के लिए और कार्य करने के लिए बनाई गई हैं। जैसे इसमें आपको यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP, यूनिसेफ, UNEP, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन, UNHCR, यूनेस्को, WHO, फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जैसे तमाम सारे UN के ऑर्गन्स आपको देखने को मिलेंगे। और इन सब के अलावा यहां पर होता है एक सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि संयुक्त राष्ट्र का एक सुरक्षा परिषद। इसके अंदर में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 को बोला जाता है परमानेंट मेंबर्स और 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स। और इन सब के ऊपर यूनाइटेड नेशंस की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए जो सबसे बड़ा पद बनाया गया है वो है सेक्रेटरी जनरल का पद। इन सभी बॉडीज में जो सबसे ताकतवर बॉडी है वो है यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। यूनाइटेड नेशंस में कोई भी बड़ा निर्णय, कोई भी बड़ा परिवर्तन बिना इनकी सहमति के नहीं हो सकता। यहां पर आप जानते हैं कि 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जिनको P5 बोलते हैं। उनके पास में एक बड़ी शक्ति है जिसको बोलते हैं वीटो पावर। कोई भी डिसीजन के लिए इन सभी 5 सदस्यों की सहमति, कंसेंसस की आवश्यकता है। अगर मान लीजिए किसी डिसीजन को लेते समय 4 देश सहमत हैं और एक देश असहमत है, उसने वीटो कर दिया, तो वो डिसीजन पारित नहीं हो सकता। इसके अलावा इसमें आप देखेंगे कि दुनिया के कुछ रीजन्स के हिसाब से यहां पर कुछ नॉन परमानेंट मेंबर्स भी हैं जो कि जिनकी संख्या 10 होती है। और ये रीजन्स कुछ इस प्रकार से हैं, यहां पर आपको नजर आएगा, ये इसको बोलते हैं लैटिन अमेरिका, ये है अफ्रीका, ये है एशिया पैसिफिक, ये हो गया ईस्टर्न यूरोपियन ग्रुप, ये हो गया वेस्टर्न यूरोपियन ग्रुप एंड अदर। उनसे आप देखिए कि एशिया से 2, अफ्रीका से 3, लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन रीजन से 2, ईस्टर्न यूरोपियन ग्रुप से 1 और वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर कंट्रीज से 2। ये नॉन परमानेंट मेंबर्स इस प्रकार से चुन करके आते हैं और इन नॉन परमानेंट मेंबर्स का चुनाव इसी जनरल असेंबली से ही होता है। देखिए, सिक्योरिटी काउंसिल के फंक्शंस की बात करें तो उसकी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी वो ये कि दुनिया में पीस एंड स्टेबिलिटी को बनाए रखना, पूरी दुनिया के लिए एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का काम करना, ये सिक्योरिटी काउंसिल की जिम्मेदारी रखी गई थी। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अपनी इस जिम्मेदारी को ठीक ढंग से अदा कर पाया? क्या वो अपनी उस जिम्मेदारी पर खरा उतरा? तो इसका जवाब है नहीं। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूं? क्योंकि यहां पर आप जरा देखिए, 1945 से लेकर अभी तक ऐसा कोई एक साल नहीं बीता जबकि कोई बड़ा युद्ध ना हुआ हो, कोई आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट इस दुनिया में ना हुआ हो। ऐसा कोई एक साल नहीं बीता। दुनिया के हर एक क्षेत्र में बड़ी बड़ी वॉर्स लड़ी गई, चाहे आप वो कोरियन पेनिनसुला पर देख लें, चाहे आप वो साउथ ईस्ट एशिया में देख लें, साउथ एशिया में देख लें, यूरोप में देख लें, लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में, कोई ऐसा रीजन नहीं बचा जहां पर कि कोई बड़ी वॉर ना लड़ी गई हो। फिर आप बोलेंगे कि तो ये यूनाइटेड नेशंस कर क्या रहा था, ये सिक्योरिटी काउंसिल कर क्या रही थी? ये जो 5 परमानेंट मेंबर हैं जिनको वीटो पावर दी गई है,
इतनी बड़ी पावर दी गई है, किसी भी डिसीजन को ये पलट सकते हैं, रोक सकते हैं। तो ये क्या कर रहे थे? देखिए करेंगे क्या ये, क्योंकि ज्यादातर इन जिन कॉन्फ्लिक्ट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, जिन वॉर्स की बात कर रहे हैं, इसमें ये खुद एक पार्टी थे। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दुनिया के सबसे ताकतवर देश की बात करें, तो ये देखिए 1950 से लेकर अभी तक ऐसा कोई वर्ष नहीं बीता जबकि ये किसी ना किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है। दुनिया का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर कि ये बॉम्बिंग ना कर रहे हो, जहां पर कि किसी प्रकार के किसी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व ना हो, उसकी पार्टी ना हो। यही हाल आपको सोवियत यूनियन का भी देखने को मिलेगा। वो भी इसी प्रकार से जब तक 1990 तक एग्जिस्टेंस में थे, लगातार उन्होंने भी वॉर रेज की। सोचिए ऐसे में अगर कोई एक P5 मेंबर ही किसी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में, वॉर में इन्वॉल्व है, उसके खिलाफ अगर कोई रिजोल्यूशन यूनाइटेड नेशंस में लाया भी जाता है, तो वो खुद अपने खिलाफ आए उस रिजोल्यूशन पर वीटो लगा देता है कि उनके खिलाफ कोई निर्णय नहीं हो सकता, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखिए, जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर में अपना एक स्पेशल ऑपरेशन शुरू किया, जैसा वो बोलते हैं स्पेशल ऑपरेशन, दुनिया बोलती है कि ये वॉर रेज कर रहे हैं, रशिया के अगेंस्ट लेकर आया गया रिजोल्यूशन, उसको हर बार रशिया ने खुद वीटो कर दिया। चाइना ने कई बार उसको वीटो कर दिया। अमेरिका ने कितनी सारी वॉर्स लड़ी, अमेरिका ने एक तरफा वॉर्स की, गल्फ वॉर, लीबिया पर बॉम्बिंग शुरू की, सीरिया में किया, अफगानिस्तान में की, पाकिस्तान में की, सोमालिया में, युगांडा में, पनामा में, ग्रेनाडा में। ऐसा कोई देश नहीं बचा, कोई ऐसा रीजन नहीं बचा जब उनके अगेंस्ट में कोई रेजोल्यूशन लाया जाता था। तो अमेरिका भी ऐसे ही करता है, वीटो का इस्तेमाल। तो आप देख रहे हैं इस वीटो पावर का दुरुपयोग किया गया, और जिस कारण से बनाया गया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वो अपने पर्पस को फुलफिल नहीं कर पाया। इनफैक्ट पर्पस डिफीट हो गया। प्लस एक और चीज देखिए, दुनिया में इतने सारे देश हैं, इतना सारा रीजन्स है, इसमें से सिर्फ 5 ही देश ऐसे क्यों हो जिनके पास में इतनी अल्टीमेट पावर हो कि वो किसी भी फैसले को रोक सकते हैं, पलट सकते हैं। यहां पर परमानेंट मेंबर्स और क्यों नहीं होने चाहिए? ये आज की जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक रियलिटी को रिफ्लेक्ट क्यों नहीं करता? अगर हम लोग आज की बात करें, देखिए कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की जो कि दुनिया के लिए फैसला ले रही है, उससे भारत बाहर रह सकता है क्या? भारत के पास में दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मिलिट्री फोर्स भारत में। अगर आप पीपीपी टर्म्स में देखें, परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में, तो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी की लिस्ट में तीसरे नंबर पर भारत आता है। नॉमिनल टर्म्स में आप देखें तो भी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत ऑलरेडी बन चुका है। तो दुनिया के लिए डिसीजन लेने वाली कोई भी बॉडी से भारत कैसे डिप्राइव रह सकता है? भारत के बिना कोई बॉडी क्या आज एग्जिस्ट कर सकती है? प्लस आज के इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के स्ट्रक्चर में एक और प्रॉब्लम है कि दुनिया के हर एक क्षेत्र का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं करती। ये नॉन परमानेंट मेंबर्स के माध्यम से रिप्रेजेंटेशन देना, ये देखिए ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी भर है, क्योंकि पता है हमको कि नॉन परमानेंट मेंबर्स के पास में कोई खास पावर होती नहीं है, वो कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते, सिर्फ वो एक खाना पूर्ति की जाती है, एक फॉर्मेलिटी भरे कोरम ही मात्र पूरा किया जाता है कि उनको मीटिंग्स में बिठा लिया जाए। लेकिन कोई भी जब कोई बड़ा महत्वपूर्ण डिसीजन लिया जाता है तो सिर्फ परमानेंट मेंबर्स ही बैठते हैं, और उसमें भी डिसीजन कंसेंसस से होता है, उसमें भी कोई एक वीटो कर सकता है। इसलिए देखिए भारत और बाकी के ये 3 देश, यानी कि ये जो ग्रुप ऑफ 4 है, ये चाहता है कि इसमें बड़े चेंजेस किए जाएं, बड़े सुधार किए जाएं। देखिए जब हम लोग G4 की बात कर रहे हैं तो लगे हाथ देख लीजिए, एक और ग्रुप है जो 1990 में बना था, जो कि पूरी तरीके से कहा जाता है कि अमेरिका के द्वारा बैक किया गया है, जो बात करता है कि जो करंट स्ट्रक्चर है यूनाइटेड नेशंस का वही रहना चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। इनको बोला जाता है यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस, और इसको ऐसे बोलते हैं कॉफी क्लब। देखिए भारत जिस साइड रहेगा, पाकिस्तान का ऐसा लगता है कि धर्म बन जाता है कि उस भारत का विरोध करे। तो इस ग्रुप में पाकिस्तान है, साउथ कोरिया है, टर्की है, इटली है, माल्टा है, स्पेन है, इस जैसे कुछ देश नजर आएंगे आपको। तो देखिए ऐसे करंट यूनाइटेड नेशंस के स्ट्रक्चर का हम लेके करेंगे क्या, जो वॉर को रोकने में अभी तक असफल रहा है, दुनिया में शांति कायम करने में असफल रहा है। यूनाइटेड नेशंस के रहते दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आई और यूनाइटेड नेशंस सिर्फ एक मूक दर्शक बन करके रहा, उसने कोई एक्शन नहीं लिया। उसको बोलते हैं टूथलेस टाइगर। वो सिर्फ बोल सकता है, रेजोल्यूशन पास कर सकता है, लेकिन असल में एक्शन लेने की कोई पावर नहीं है उनके पास। फिर उसके सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं, उनको मिले हुए वीटो पावर का वो अक्सर दुरुपयोग करते रहते हैं, और वो इस पावर को अब और किसी और को डेलीगेट नहीं करना चाहते, शेयर नहीं करना चाहते ये पावर किसी के साथ। और परमानेंट मेंबर्स की बात करें तो दुनिया के हर एक क्षेत्र का रिप्रेजेंटेशन इसमें नहीं है। इन्हीं सभी कमियों को दूर करने के लिए भारत ने यहां पर सुझाव दिया है कि यूनाइटेड नेशंस के स्ट्रक्चर में नए चेंजेस करने चाहिए। देखिए भारत ने जो यहां पर सुझाव दिया है वो ये है कि अब कुछ नए परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स को जोड़ना चाहिए। जो कुल संख्या अभी सिर्फ 15 है, 10 नॉन परमानेंट और 5 परमानेंट,
यहां पर इसको बढ़ाया जाना चाहिए और कुल सदस्यों की संख्या 25-26 हो जानी चाहिए और परमानेंट सदस्यों की संख्या कम से कम इसमें 6 बढ़ानी चाहिए और नॉन परमानेंट भी 4-5 बढ़ाने चाहिए। जब ये सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाएगी तो ये आएंगे कहां से? देखिए रीजन्स के हिसाब से बताते हैं, बोलते हैं 6 नए परमानेंट मेंबर आप जोड़िए और किन रीजन से? अफ्रीका रीजन से 2, एशिया पैसिफिक रीजन से 2, लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन रीजन से 1 और वेस्टर्न यूरोपियन और अदर ग्रुप से मिलाकर के 1। अब ये देखिए ये स्ट्रक्चर एंटायर G4 ग्रुप की तरफ से भारत ने प्रपोज किया है। जब भारत से बात पूछी गई कि G4 में से आप किसको चाहेंगे कि कौन कौन यहां पर परमानेंट मेंबर बने, तो भारत ने इसका बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन दिया। भारत ने कहा कि हम यहां पर नहीं डिसाइड करेंगे कि कौन हम में से परमानेंट मेंबर होना चाहिए, हाँ इसके लिए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का सहारा लिया जा सकता है कि वहां पर वोटिंग कराई जाए और बाकी सभी देश मिलकर के तय करें कि कौन सा देश डिजर्व करता है कि वो सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बने और कौन ना बने। और भारत के द्वारा रखे गए प्रस्ताव में यह बात भी है कि दुनिया के सभी क्षेत्रों का यहां पर ठीक से रिप्रेजेंटेशन भी हो जाएगा। कि जब भी हम लोग इस यूनाइटेड नेशंस के स्ट्रक्चर में रिफॉर्म करने की बात करते हैं तो जो सबसे बड़ा विरोध आता है वो 5 P5 के मेंबर्स से आता है, क्योंकि बताया ना वो अपनी पावर शेयर नहीं करना चाहते। तो भारत ने यहां पर एक फ्लेक्सिबिलिटी रखी है। भारत ने कहा कि ये जो हम लोग नए परमानेंट मेंबर्स ऐड करेंगे, जो नए 6 परमानेंट मेंबर्स को ऐड करने की बात हो रही है, अभी के लिए तत्काल रूप से आप इनको वीटो पावर मत दीजिए, कोई बात नहीं चलेगा, बिना वीटो के आप इनको सिर्फ परमानेंट मेंबर्स बना लीजिए। कुछ समय बाद हम लोग रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि इनका परफॉर्मेंस कैसा है, कि क्या ये परमानेंट मेंबर बनने के बाद इन्होंने अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाई या नहीं निभाई, और दुनिया में इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को हासिल करने के लिए इन्होंने कड़े कदम उठाए या नहीं उठाए, अपनी जिम्मेदारी पूरी की या नहीं की। उसके बाद हम ये तय करेंगे कि इनको वीटो मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। देखिए भारत ने जब ये प्रपोजल दिया तो उसका स्वागत फ्रांस के रिप्रेजेंटेटिव ने और यूएस के रिप्रेजेंटेटिव ने किया। उन्होंने बोला कि हम इस प्रकार के बड़े रिफॉर्म्स के समर्थक हैं, हम चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के स्ट्रक्चर में चेंजेस होने चाहिए और हम भारत की परमानेंट सदस्यता का भी समर्थन करते हैं। तो देखिए भारत ने एक बहुत बड़ी कॉल दे दी है। अब देखते हैं कि वर्ल्ड कम्युनिटी इसको कैसे एक्सेप्ट करती है, कैसे नहीं करती है। लेकिन जो कुछ भी है ये बात तो तय है कि यूनाइटेड नेशंस को अपने अंदर में सुधार करने होंगे, रिफॉर्म्स करने होंगे, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो निश्चित तौर पर जैसे लीग ऑफ नेशंस इररिलेवेंट हो गया था, उसकी जगह पर एक नई बॉडी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस ने उसकी जगह ली थी, वैसे ही अब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ इररिलेवेंट हो जाएगा और उसकी जगह एक कोई नई संस्था ले लेगी। फिर से पूरी एक्सरसाइज की जाए, एक नई संस्था बनाई जाए। इससे बेहतर होगा किसी करंट ऑर्गेनाइजेशन में ही बड़े प्रामाणिक सुधार कर लिए जाएं जिनकी आवश्यकता है।